नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के एमसीक्यू कर रहे थे, जो एडवांस लेवल के एमसीक्यू होते हैं। मतलब स्टेटमेंट आधारित, कठिन फैक्ट आधारित, विश्लेषण आधारित जो सवाल आते हैं, उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। कल मैंने 6 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक का पहला हिस्सा जो है वीडियो का वो अपलोड कर दिया था। आज उसके आगे के सवालों को हम लोग हल करेंगे। ध्यानपूर्वक हर सवाल को रुक करके हल ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। केवल सुनने से याद नहीं होता है, कभी भी नहीं हो पाएगा। इसका पीडीएफ पेड पीडीएफ ग्रुप में मिलता है, वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको इससे पहले के भी सारे एमसीक्यू के पीडीएफ मिल जाएंगे। 71 बीपीएससी में जिस प्रकार के करंट अफेयर के सवाल आए या एईडीओ में आए, जब भी करंट अफेयर का रिवीजन अभी आप लोग कर रहे होंगे, थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके, ज़्यादा टॉपिक से ज़्यादा जो टॉपिक पढ़ा है उसे कोई भी सवाल आए तो उसे कर ले जाएंगे। इस प्रकार से पढ़ना है। ये टारगेट नहीं रखना है कि दिन में 100 टॉपिक पढ़ना है, बल्कि टारगेट ये रखना है कि जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से कोई भी सवाल आए तो हल कर ले जाएं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पीटी में करंट अफेयर आसान लगेगा। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डेटा से लेकर के, फैक्ट से लेकर के विश्लेषण तक हर चीज़ इम्पॉर्टेंट ही है। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि सरकार ने भूमि सीमा वाले देशों, कुछ दिन पहले ही 2020 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। कोरोना का समय था वो, कि हमारे भूमि सीमा से लगने वाले जितने भी देश हैं उनसे जो एफडीआई आएगा, वो एफडीआई पर प्रतिबंध लगाया गया था कि स्वचालित मार्ग से ये नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। जिसमें भारत के लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले जो राज्य हैं, देश हैं, उनमें चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। इनके लिए मुख्य रूप से यह लाया गया था। सरकार ने भूमि सीमा वाले देशों से आने वाले निवेश प्रस्ताव को संसाधित करने, प्रोसेसिंग और उन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो 60 दिन की, 2 महीने की सीमा निर्धारित की है। इसे ज़रूर ही याद रखें, इसको ज़रूर ही याद रखें। कल ये सवाल हमने कर लिया था। आज का पहला सवाल जो होगा उसको ज़रा ध्यान से देखिए और हल भी कीजिए। दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं और अब आपको आंसर भी इसका निकालना चाहिए। 37 नंबर सवाल है, इसका आंसर निकालिए। एफडीआई के संबंध में है। एफडीआई के बारे में मैंने आज ही टॉपिक पढ़ाया है न्यूज़पेपर डिस्कशन में, और विथ होल्डिंग जो टैक्स होता है उसके बारे में हमने जाना है, जो एफडीआई इन्वेस्टर्स पर लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर लगाया जाता है। एफडीआई शेयर बाजार में रातों रात मुनाफा कमाने के लिए किया गया एक अल्पकालिक निवेश है। आमतौर पर जब कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के 10% या उससे अधिक शेयर खरीदता है तो उसे एफडीआई माना जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही हैं, या फिर दोनों ही गलत हैं, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका आंसर? आज ही मैंने एफडीआई और एफपीआई पढ़ाया है, तो उससे सवाल पूछा जा रहा है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा कि जब भी कोई विदेशी इकाई या कोई भी इन्वेस्टर भारत में कारखाना स्थापित करने, संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर बनाने या किसी मौजूदा कंपनी में बड़ा हिस्सा, आमतौर पर मोर देन 10% हिस्सा, इस आंकड़े को याद रखना है, 10% हिस्सा खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे हम लोग एफडीआई कहते हैं। जो रातों रात भारत से पैसा बना करके जाना चाहते हैं उसको एफडीआई कहा नहीं जाता, बल्कि एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक। ठीक है, ये शेयर बाजार में निवेश करते हैं। एफपीआई अल्पकालिक होता है, जबकि एफडीआई जो होता है ये लॉन्ग टर्म का होता है। मैंने आज एफडीआई के प्रकार भी पढ़ाए हैं आपको। एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड, ये मैंने आपको समझाया है। भारत में एफडीआई के उस मार्ग या रूट को क्या कहा जाता है जिसके तहत विदेशी निवेशकों को पैसा लगाने के लिए सरकार या आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? व्हाट इज़ द एफडीआई रूट इन इंडिया कॉल्ड, अंडर विच ए फॉरेन इन्वेस्टर डज नॉट रिक्वायर प्रियर अप्रूवल फॉर ए गवर्नमेंट और आरबीआई? कहाँ से? तो आरबीआई और गवर्नमेंट से कोई इनको प्रियर अप्रूवल नहीं चाहिए। उन्हें क्या कहा जाता है? संप्रभु मार्ग, संस्थागत मार्ग, सरकारी मार्ग
या स्वचालित मार्ग क्या कहा जाता है? इसको ऑटोमेटिक रूट हम लोग कह देते हैं, जिसमें आरबीआई एंड भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं गुरु। तो इनसे परमिशन नहीं चाहिए होता है किसी प्रकार का, उसको स्वचालित मार्ग से एफडीआई कहते हैं। भारत की लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देशों के साथ स्वचालित मार्ग को अभी रोका गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, ये टॉपिक कहाँ से आया भाई ये सब? तो चीन को अनुमति दी गई है कि चीनी निवेशक जो हैं भारत में अब निवेश कर सकते हैं। कोरोना के समय का आपको याद है कि नहीं पता नहीं, प्रेस नोट 3 उसको कहा जाता है, बिल्कुल उसका नाम ही यही है, प्रेस नोट 3 उसका नाम है। प्रेस नोट 3 के तहत में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो भी एफपीआई एफडीआई वगैरह आ रहे हैं चीन से, उस पर रोक लगाया जा रहा है। तो कैबिनेट ने हाल फिलहाल उनसे छूट दे दी गई। तो कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर सहित सभी रणनीतिक क्षेत्रों में 100% स्वचालित निवेश की अनुमति दे दी है। संशोधित मानदंडों के तहत कंपनी की बहुमत, शेयरधारिता और नियंत्रण हर समय निवासी भारतीय नागरिकों के पास रहना अनिवार्य होगा। जिन्होंने कल का वीडियो देखा हो करंट अफेयर का, जो मैंने कल एमसीक्यू करवाया, तो वो आसानी से हल कर ले जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। भारत सरकार ने 2020 के प्रेस नोट 3, इसका नाम ही है, कि कड़े प्रतिबंध में ढील देते हुए चीन व अन्य भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को एफडीआई नियमों में थोड़ा सा छूट दे दिया है। अब आसान कर दिया, थोड़ी सी उनको छूट मिल चुकी है। अब सरकार ने विशिष्ट गैर रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्र जैसे सोलर सेल, पूंजीगत सामान में 10% तक के निवेश को स्वचालित मार्ग से अनुमति दे दी है। हालांकि अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, दूरसंचार, राजनीतिक संवेदनशील क्षेत्र में अभी भी पूर्ण प्रतिबंध जारी है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो हैं उनमें गैर रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्र जैसे सोलर सेल या फिर कैपिटल वाले जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, उनके निर्माण में 10% तक के निवेश को ऑटोमेटेड रूट से अलाउ कर दिया है। कुछ ऐसे हिस्सा हैं जो रणनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उसमें निवेश को स्वचालित रूप से अनुमति नहीं दी गई है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। 2 बार मैंने दोहराया है तो उसका कुछ कारण होगा, याद रखेंगे तो सवाल हल कर ले जाएंगे। भारत चीन संबंध और चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यही है, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का अर्थ एक बड़े पैमाने पर पूर्ण सैन्य आक्रमण करना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से होकर के गुजरता है, जिसे भारत अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन मानता है। कौन से कथन सत्य होंगे? क्या दोनों कथन सत्य हैं या केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है? ना तो 1 ना तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट है। भारत और चीन के बीच कई प्रमुख रणनीतिक चुनौतियाँ हैं। चीनी सीमा पर सलामी स्लाइसिंग रणनीति अपनाता है। इसका अर्थ है एक बड़ा युद्ध नहीं करना है, बल्कि छोटे छोटे युद्ध के जरिए छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करना है। जैसा गलवान में हमने देखा, गलवान झड़प हुआ और उसके साथ में चीन ने जो पोंगैंगसो लेक था, उस लेक के कई सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो उसका ये कहना होता है कि छोटे युद्ध करो, 2 कदम लैंड पर कब्जा करो, फिर युद्ध करो, छोटा सा झड़प करो, फिर 2 कदम लैंड पर कब्जा करो। इस तरीके से काफ़ी बड़े लैंड को कब्जा कर लेते धीरे धीरे करके। तो ये उनकी रणनीति आज की नहीं रही है, हमेशा की ही रही है। इसको ज़रूर ही याद रखें। और उसके साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, जिसके तहत भारत के चारों ओर वो अलग अलग जगहों पर बंदरगाहों को फंडिंग कर रहा है, उसमें निवेश करके अपनी सेनाओं की स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र बंदरगाह और सैन्य ठिकानों का एक नेटवर्क बनाने की चीन के रणनीतिक योजना को भू राजनीति में क्या नाम दिया जाता है? तो इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। मोतियों की माला कहा जाता है, जिसमें ग्वादर पाकिस्तान, हबन टोटा श्रीलंका, सितवे बंदरगाह म्यांमार जो है, सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? तो म्यांमार में। इन सभी जगहों पर की फंडिंग कर रहा है, निर्माण कर रहा है, लीज पर ले रहा है और इन सभी सरकारों को विवश करके अपनी नेवी को वहाँ पर रखने के लिए उनको विवश कर देता है। तो इस प्रकार की रणनीति वो अपना रहा है, तो इसको ज़रूर ही याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का स्वदेशी शेषनाग 150 ड्रोन के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है ये, तो यह एक लाइटनिंग म्यूनिशन है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक की है। क्या शेषनाग 150 जो है उसकी मारक क्षमता ऐसी है? इसमें विजुअल नेविगेशन सिस्टम, इसका अर्थ है युद्ध के दौरान
जीपीएस जाम होने में यह काम करना बंद कर देता है। कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, केवल दूसरा, ना तो 1 ना तो 2, केवल 1। कौन सा इसका सही हो जाएगा, कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। शेषनाग 150 भारत का एक स्वदेशी रूप से विकृत लाइटनिंग म्यूनिशन है, आत्मघाती ड्रोन होता है, जो किस प्रकार से काम करता है, तो शाहेद ड्रोन, कामिकाजा ड्रोन जो ईरान के पास है, जो अभी वो यूज कर रहा था, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। इसको ज़रूर ही याद रखें। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर तक वॉर कर सकता है ये जा करके। और उसके साथ में इसको विकसित किया है बेंगलोर की एक स्टार्टअप है एनआरटी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये एक बेंगलोर की स्टार्टअप है जिसने इसे बनाया हुआ है। इसको ये भी याद रखना इसके साथ में कि अगर जीपीएस जाम भी हो जाए तो बिल्कुल ऑटोमेटेड तरीके से यह अटैक कर सकता है, इसलिए जीपीएस जाम होने के बावजूद यह आसानी से काम करके अटैक कर सकता है, जो इसका लक्ष्य है उसको भेद सकता है। तो इसको ज़रूर ही याद रखें। कैमरे की मदद से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। भारत के इस आधुनिक शेषनाग 150 स्वर्ण ड्रोन को किस रक्षा एरोस्पेस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है, तभी मैंने बताया न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसे विकसित किया गया है। शाहेद 136 आत्मघाती ड्रोन के संबंध में आपको बताना है। शाहेद 136 यह ईरान की कामिकाजा ड्रोन है, ठीक है। अब ज़रा इसके बारे में हल कीजिए। यह इसका डेल्टा विंग त्रिकोणीय आकार इसे रडार की पकड़ से बचने में मदद करता है, इस प्रकार से यह होता है भाई। तो क्या इसे रडार से पकड़ने में ये चीज़ मदद करता है बचने में? यह ड्रोन अत्यंत महंगा है, जिसके कारण इसे बड़े पैमाने पर युद्ध में उपयोग करना काफ़ी कठिन माना जाता है, इकोनॉमिकली यह सही नहीं माना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। इकोनॉमिक रूप से बहुत ही ज़्यादा चीप है ये, सस्ता है ये, जिसके कारण से इसका उपयोग बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। शाहेद 136 मूल रूप से ईरान द्वारा विकसित एक आत्मघाती ड्रोन है। इसका डेल्टा विंग त्रिकोणीय आकार इस प्रकार से देखा होगा आपने, इस प्रकार से देखा होगा आपने, इस प्रकार से आकार होता है इसका, इस प्रकार से आकार होता है। इस दुश्मन के रडार से बचने में मदद करता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहुत कम लागत है, जिसके कारण इसको आसमान के AK-47 भी कहते हैं। आसमान के AK-47 जो बहुत रिलायबल और आसान होता है यूज़ करने में, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए इसने अमेरिका और इजराइल देश को घुटने पर ला दिया, गल्फ़ वॉर जो अभी हुआ है, वेस्ट एशिया वॉर जो हुआ है उसके दौरान। अपनी कम लागत और भारी तबाही मचाने की क्षमता के कारण शाहेद 136 ड्रोन मूल रूप से ईरान द्वारा विकसित को सैन्य शब्दावली में अक्सर क्या उपनाम दिया जाता है? इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है आपसे। इसको सैन्य रूप से उपनाम के तौर पर आसमान का AK-47 या गरीबों का क्रूज मिसाइल कहते हैं इसको। मिलिट्री की यह शब्दावली है, मुख्य रूप से आसमान का AK-47 कहा जाता है। आसमान का AK-47 क्यों? बहुत सस्ता है, रिलायबल है, मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है और बहुत ही घातक है। घातक AK-47 के साथ क्या खासियत थी? तो बहुत हल्का, लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा फायर कर सकता है वो, ऑटोमेटेड फायर भी कर सकता है वो, और क्या है, आसान है उसको मैन्युफैक्चर करना और आसानी से उपलब्ध भी है सभी जगहों पर। तो इसलिए उसको AK-47 के साथ तुलना की जाती है। इसको ज़रूर याद रखें, इसका आंसर ज़रूर याद रखें। रूस इसे यूक्रेन में गेरॉन 2 नाम से इस्तेमाल कर रहा है और भारत में इसको शेषनाग नाम दिया गया है, जो विकसित किया गया बेंगलोर के एक स्टार्टअप के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। बीच में एक सवाल स्किप कर दिया मैंने क्योंकि वो रिपीट हो रहा था। कैमरून में होने वाले आगामी 14वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो कैमरून में ऑलरेडी यह सम्मेलन हो चुका है। कब हुआ है? तो मार्च महीने में यह सम्मेलन संपन्न हो चुका है। क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये चीज़ें क्लियर हो गई। भारत निम्नलिखित में से किस पर कस्टम ड्यूटी मोरेटोरियम को जारी रखने का कड़ा विरोध कर रहा है? और भारत इस विरोध में बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया। किसी भी देश ने, दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया इस विरोध में। चीन का यह था कि भाई इसका
विरोध नहीं होना चाहिए, ये लागू रहना चाहिए, जबकि भारत कह रहा था कि कस्टम ड्यूटी मॉरेटोरियम लागू नहीं होना चाहिए। तो ये किस चीज़ पर लगता है जिसके लिए भारत विरोध कर रहा था? जीवन रक्षक दवाओं पर लगता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ई ट्रांसमिशन पर लगता है क्या? सौर पैनल पर? कृषि आयात पर? किस पर यह लगाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का? इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ई ट्रांसमिशन पर मुख्य रूप से यह लगता है। कैमरून में आयोजित 14वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ई ट्रांसमिशन जैसे डिजिटल फिल्में, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, वीडियो गेम पर ऑनलाइन व्यापार अगर होता है तो उस पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भारी विवाद है। 1998 में ही WTO में ई ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी न लगाने का एक मॉरेटोरियम अस्थायी रूप से रोक लागू है 1998 से ही। अमेरिका और विकसित देश इस रोक को हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं, लेकिन भारत, दक्षिण अफ्रीका, अन्य विकासशील देश का कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत का तर्क है कि डिजिटल व्यापार के दौरान इस दौर में ड्यूटी न लगा पाने के कारण से विकासशील देशों को राजस्व का भारी नुकसान होता है। तो भारत कह रहा है ये जो छूट मिल रहा है इन चीज़ों को ड्यूटी नहीं लगने से, उससे नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस बार तो केवल भारत ने विरोध किया और दुनिया के किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। सभी देशों ने सपोर्ट किया कि नहीं, नहीं लगना चाहिए। भारत ने कहा कि लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसको जरूर ही याद रखें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता, अखंडता के हित में ऑनलाइन किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने की शक्ति प्राप्त है? ये सेंसर करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा 3 आवर रूल लाया गया था, 1 आवर रूल लाया गया था, और URL ब्लॉक करने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है भारत में कि ब्लॉक कर दो कंटेंट को। हाल ही में TVK के चीफ मिनिस्टर विजय बने, उस समारोह में राहुल गांधी भी शामिल होने गए। तो राहुल गांधी ने रील बनाया 2-3 उनके इंस्टाग्राम के लिए। जिसने भी बनाया हो उस रील को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया, वो रील नहीं चला कहीं भी। ये अभी 2 दिन पहले का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो हैं शक्तियाँ वो कहाँ से प्राप्त होती है सरकार को? धारा 69A, धारा 66A, 79, धारा 43। तो इसका आंसर हो जाएगा, IT एक्ट की धारा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। धारा 69A के तहत में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी ऑनलाइन सामग्री, वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। तो राहुल गांधी जी का जो रील था, पता नहीं किस संप्रभुता, सोशल और क्या कहा जाए, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा था। पता नहीं, मैं तो रील देख भी नहीं पाया कि उसके बारे में बताऊं आपको। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। IT नियम 2021 के दुरुपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आलोचकों का कहना है कि सरकार ऑनलाइन सेंसरशिप कर रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्लॉकिंग का आदेश देने वाली समिति और उसकी समीक्षा करने वाली समिति दोनों में केवल सरकारी अधिकारी ही होते हैं। इसमें किसी भी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी का अभाव है जो कार्यपालिका के एकाधिकार स्थापित करता है। यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन है, ऐसा आरोप लगता है। आरोप प्रतिरोप को जाने दीजिए PT तक। आप बस ये एक्ट याद रखिएगा, IT एक्ट के कौन सी धारा के तहत यह रोक लगाया जाता है। हाल ही में सैन्य हमलों का निशाना बना साउथ पार्स गैस फील्ड। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान और किस अन्य देश के बीच साझा किए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है? फारस की खाड़ी में यह गैस फील्ड है। तो आधा ईरान के पास में है और आधा किसके पास में है? साउथ पार्स गैस फील्ड इसका नाम है। और ईरान और इजराइल ने जब इजराइल और अमेरिका ने जब बहुत धमकी दिया ना ईरान को, तो ईरान ने इस पर जाकर के अटैक कर दिया, साउथ पार्स गैस फील्ड पर। तो बताइए ये किन 2 देशों के बीच में साझा है? ईरान सऊदी अरब, ईरान UAE, ईरान इराक, ईरान कतर, किसके बीच में है ये जिस पर ईरान ने अटैक किया था? साउथ पार्स गैस फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा कतर के पास है। यह आधा हिस्सा जो इसका है ना बंधुओं, वो कतर के पास में है
और आधा हिस्सा ईरान के पास में है। कलेक्टिव रूप से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में से एक है। इजराइल ने हाल ही में ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक बड़ा रणनीतिक हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। जब इजराइल ने ऐसा किया तो ईरान ने पलट करके कतर के पास जो इसी गैस फील्ड का हिस्सा है उस पर बमबारी की थी, उस पर अटैक किया था, और इसके कारण से पूरे दुनिया की गैस जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। एटलीस्ट कतर ने कहा कि 5 साल हमें लगेंगे इस पूरे सिस्टम को रिपेयर करने में, जो पिछले 1 महीने के युद्ध में आप लोगों ने तबाह कर दिया। इस गैस फील्ड का स्वामित्व ईरान और कतर के बीच साझा, कतर में इसे नॉर्थ डोम कहते हैं, ये याद रखना है, सवाल पूछा जाएगा। ईरान की अर्थव्यवस्था और घरेलू ऊर्जा ज़रूरतें पूरी तरह से इस गैस फील्ड पर निर्भर है। इजराइल द्वारा इसे निशाना बनाने का उद्देश्य ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना था, लेकिन इसका गंभीर परिणाम हुआ, कतर की आर्थिक कमर जो है वो टूट गई। साउथ गैस फील्ड जो हाल ही में इजरायली हमलों के कारण भू राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा, मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, तो यह फारस की खाड़ी में है बंधुओं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एलएनजी और एलपीजी जैसी चीज़ें यहाँ से निकलते। मुख्य रूप से एलएनजी, भारत सरकार की हाल ही में घोषित भव्य इसको इंग्लिश में कह देते हैं भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने इसके लिए मेंस में भी सवाल लिखवाया है बच्चों को। 100 नए औद्योगिक पार्कों को एकीकृत करना, कृषि स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना, महिला उद्यमियों के लिए माइक्रो लोन सुविधाएं उपलब्ध कराना, बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना। क्या है इसका मुख्य लक्ष्य? भव्य योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 नए औद्योगिक पार्कों को एकीकृत करने के लिए यह योजना लाई गई है। केंद्र सरकार के द्वारा 100 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, 100 बनाए जाएंगे, आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। भव्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में 100 नए औद्योगिक पार्कों को एकीकृत करना है, विकसित करना है, और प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत है कि आप अपना उद्योग धंधा लेकर के आइए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं और यहाँ से प्रोडक्शन आप शुरू कीजिए। यह योजना केवल फैक्ट्री लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्री अप्रूव्ड लैंड यानी कि ज़मीन, पर्यावरण मंजूरी, सब कुछ मिला रहेगा। टेस्टिंग लैब, वेयर हाउस, श्रमिकों के लिए आवास, सब कुछ बना करके देगी सरकार, बस आप आ करके यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खारी ऊर्जा केंद्रों पर ईरान के हमले के संदर्भ वैश्विक तेल व्यापार को प्रभावित करने वाला कौन सा जलडमरू मध्य सबसे अधिक रणनीतिक जोखिम में है? तो ये आपको पता ही होगा, हॉर्मूज जलडमरू मध्य है। ये कहाँ पर है? तो फारस की खाड़ी के मुहाना पर है। बाब अल मांडेब या लाल सागर के मुहाना पर है। जिब्राल्टर कहाँ पर है? तो तुर्की में है। मलक्का कहाँ पर है? तो यह हिंद महासागर और पैसिफिक के बीच में सिंगापुर के समीप में यह स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, आई होप एंड ही हो गया होगा। हाँ, प्रतिद्वंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। एआई हथियार प्रणाली आपस में प्रतिक्रिया के कारण होने वाले युद्ध के अनापेक्षित और तीव्र विस्तार को सैन्य शब्दावली में क्या नाम दिया गया है? इसके तहत एक परिकल्पना की जा रही है, जिस प्रकार से एआई बेस्ड हम लोग वेपन डेवलप कर रहे हैं, कल को अगर एआई हथियार आपस में ही लड़ लें हमसे बिना पूछे हुए, तो उसको हम मिलिट्री के शब्दावली में क्या नाम दिया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, शैडो वॉर, साइबर वॉर, फ्लैश वॉर, क्या उसको नाम दिया गया है? यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसके कारण से ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको जो नाम दिया गया उसको फ्लैश वॉर कहा जाता है। ऐसे वॉर जो मशीन खुद से निर्णय लेकर के आपस में लड़ ले और ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नए ज़माने के इंसान की नए प्रकार की दिक्कतें होंगी, तो उसमें फ्लैश वॉर के बारे में ज़रूर ही याद रखना, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें भविष्य के युद्धों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है? तो अंतरिक्ष आधारित सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन से लैस पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास, परमाणु ऊर्जा चलित विमान वाहक पोत का निर्माण। प्रोजेक्ट 75I जो भविष्य के युद्धों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है,
उसमें प्रोजेक्ट 75I क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन AIP जैसे लैस पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को विकसित किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत भारतीय नौसेना नेवी का एक प्रमुख सैन्य अधिग्रहण कार्यक्रम है। इसके तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन प्रणाली से लैस 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। AIP तकनीक पनडुब्बियों को पानी के नीचे अधिक समय तक छिपे रहने की क्षमता देता है। भविष्य के युद्ध, फ्लैश वॉर या स्वायत्त हथियार से चुनौती को देखते हुए इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर नेवी काम कर रही है। इसको अवश्य ध्यान में रखें। इसके बाद से देखते हैं अगला सवाल कौन